हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 9, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल की। एनिमल में जो है लाइफ कैसे चलती है। तो उससे पहले हर बार कुछ ना कुछ आता है। तो ये देखो, इफ़ योर फूड इज़ फुली डाइजेस्टेड बिफोर यू ईट अगेन यू वोंट नीड मेडिसिन फॉर पेन। सो अगर आप दोबारा खाना खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो खाना खाने से पहले जो आपने पहले खाना खाया था अगर वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है उसके बाद आप खाना खा रहे हैं, तो आपको कभी भी जो है किसी भी दर्द के लिए दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। सो डैट मीन्स जब भी आप खाना खाएं, सो ये मेक श्योर करें कि जो आपने पहले खाना खाया था या उनके बीच में इतना गैप होना चाहिए कि पहले का खाना पूरा आपका पूरा जो है डाइजेस्ट हो चुका हो। सो इन ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी चैप्टर लिविंग क्रिएचर्स exploring their characteristics, we learned about processes essential for survival for living beings like nutrition, respiration, exertion एंड रिप्रोडक्शन। सो हमने ये चीज़ें उसमें देखी कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। न्यूट्रिशन होना चाहिए, रेस्पिरेशन, एक्सर्शन एंड रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है लिविंग बींग्स के लिए। इज आर कलेक्टिवली कोल्ड लाइफ प्रोसेस। तो अब ये सब चीज़ें जो होती हैं इन्हें क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस है कि लाइफ इसी तरह से चलती है। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दीज प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन इन डिटेल। सो ये न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड नोटिस व्हाट एनिमल ईट। अब आपके आसपास की चीज़ें देखो कि इन एनिमल जो है क्या क्या चीज़ें खाते हैं। एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। तो जो है अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। बीज एंड सनबर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स वाइल इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क। और बीज और जो सनबर्ड्स है वो क्या करते हैं, फ्लावर से नेक्टर लेते हैं। और जो कि ह्यूमंस के बेबी होते हैं या दूसरे एनिमल्स होते हैं वो अपनी मदर का मिल्क पीते हैं। स्नेक लाइक पाइथन्स फैलो द एनिमल दे प्रे अपॉन। और स्नेक जैसे कि पाइथन जैसे जो स्नेक होते हैं वो पूरे के पूरा जो उनका शिकार होता है उस एनिमल को पूरा का पूरा एक बार में खा जाते हैं या स्वेलो कर लेते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। और जो इक्वेटिक एनिमल हैं यानी कि पानी में रहते हैं वो क्या करते हैं, उनके आसपास जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं पानी में फ्लोट कर रहे होते हैं उन्हें खाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। अब जो भी ह्यूमन है या कोई भी एनिमल है उनको जो है खाने से क्या मिलती है, एनर्जी, विच अनेबल्स दैम टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। जिससे जो है वो जो है लाइफ जो है प्रोसेस करती है, आगे बढ़ती हैं। एनिमल्स कंज्यूम फूड दैट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। सो एनिमल जो है जो खाना खाते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। दीज कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर फॉर्म्स बिफोर द बॉडी कैन यूज दैम। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स होते हैं ये जो है हमारी बॉडी जब इन्हें यूज़ करती है, इनका मतलब जो है मतलब हमें एनर्जी देने के लिए बॉडी इनको यूज़ करती है, लेकिन यूज़ करने से पहले इन कॉम्प्लेक्स पार्ट को छोटे छोटे सिंपल पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन करते हो तो पहले उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेते हो ईजी करने के लिए। बट हाउ डू दिस प्रोसेस हैपन, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में आता कैसे है। Breaking down of complex food components into similar forms occurs in a long tube called the alimentary canal. So alimentary canal इसे बोलते हैं जिससे complex foods के component simpler form में आते हैं। This process start in the mouth. तो ये माउथ में शुरू होती है, इसको आप चबाते छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं एंड एंड इन द अनस, और यहाँ जाकर एंड हो जाती है। एज फूड मूव थ्रू दिस कैनल। अब जैसे जैसे वो इस कैनल में से मूव करता है, ये पूरी फूड पाइप हो गई, इसमें से जाता है नीचे तक। डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड एट डिफरेंट पार्ट्स ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो जो बॉडी में से जो डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं अलग अलग पार्ट्स में से वो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते रहते हैं। दिस सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड इज ऑब्जर्व बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनल। अब ये जो फूड है जो सिंपलर फॉर्म में टूट गया, ये हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट जो है इसे क्या करते हैं, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं एंड ट्रांसपोर्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू कैरी आउट वेरियस फंक्शन। और क्या करते हैं, हमारी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं जिनको इनको ज़रूरत होती है वेरियस फंक्शन अलग अलग चीज़ें करने के लिए उनके पास भेज देते हैं। सो ये पूरी वो कैनल है। यहाँ पर ये फूड पाइप आपकी हो गई, माउथ से शुरू हुआ, फूड पाइप में आया लिवर, स्टमक, पेनक्रियास, स्मॉल इंस्टेस्टाइन और लार्ज इंस्टेस्टाइन और रेक्टम, ओके, लास्ट में एनस।
Now, nutrition in animal. How do the complex food component get broken down into simpler forms and used by the body in various animals? So कॉम्प्लेक्स फूड जो है छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है और वो हमारी ह्यूमन जो है उसे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है. इज दिस प्रोसेस द सेम इन ऑल एनिमल और डज इट वेरी? क्या ये सारे एनिमल्स में सेम है या फिर अलग अलग होती है? तो इसको समझते हैं. सो डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. लेट अस ट्रेस द जर्नी ऑफ फूड इन साइड अवर बॉडी एट इज पासिस थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल. सो इसको पूरा हम देखेंगे अभी कहाँ कहाँ से जाता है. सो बिगनिंग विद द माउथ कैविटी. सो माउथ में सबसे पहले होता है, उससे शुरू होता है. सो द जर्नी ऑफ द फूड यू ईट बिगेन व्हेन इट्स इंटर योर माउथ. सो कब शुरू होती है फूड की जर्नी? जब वो हमारे माउथ में एंटर करता है. योर टीथ ब्रेक डाउन फूड यू ईट इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द प्रोसेसेस ऑफ क्रशिंग एंड चूइंग. तो आपके टीथ जो हैं इस फूड को तोड़ देते हैं छोटे छोटे पीसेस में, क्रश करके या फिर चो करके. दिस प्रोसेस ऑफ इनिशियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू फाइन पीसेस इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन. तो जो ये अब छोटे छोटे पीसेस में टूटा, इस प्रोसेस को, स्टार्टिंग की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है मैकेनिकल डाइजेशन. थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड. अब आपके फेवरेट फूड के बारे में सोचो. डज योर माउथ फील वोटरी? कि आपका मुंह में जो है पानी आ रहा है? सो येस. नाउ दिस हैपन. अब ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मोर सलाइवा डेट गेट्स रिलीज व्हेन यू रिकॉल योर फेवरेट फूड. अब ये जो मुंह में पानी आती है, क्या होती है? सलाइवा है. जब भी आप खाना खाते हैं तो जब चबाते हैं तो ये सलाइवा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ये सलाइवा है, ये कब आता है? जब आप अपने फेवरेट फूड के बारे में सोच रहे हैं. वट डू यू थिंक इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन योर माउथ? तो इस जो सलाइवा का है आपके माउथ में काम क्या है? वट डू यू फील व्हेन यू ईट अदर टाइप ऑफ फूड सच एज चपाती? लेट अस फाइंड आउट. अब फेवरेट फूड खाए तो मुंह में पानी आ गया उसके बारे में सोचते ही, लेकिन चपाती वगैरह खाते हैं तो क्या होता है और इसका काम क्या है हमारे माउथ में? So take a smaller piece of chapati or a bite-sized portion is of boiled rice and chew it properly for 30 to 60 सेकेंड. तो या तो चपाती का एक छोटा सा पार्ट लेना है या फिर जितनी बाइट का आप लेते हैं, पोर्शन लेते हैं, राइस लेना है और उसको अच्छे से जो है चबाना है 30 to 60 सेकेंड तक. एट फर्स्ट द चपाती और राइस हैज़ इट्स यूजुअल टेस्ट. स्टार्टिंग में तो उनका बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट होगा, बट एज यू कंटिन्यू चूइंग, लेकिन उनको जो है जैसे आप चबाते रहेंगे, डू यू नोटिस अ चेंज इन टेस्ट? तो धीरे धीरे उनके टेस्ट में चेंज होगा. द फूड बिगेन टू टेस्ट स्वीट. खाना जो है थोड़ा स्वीट लगने लगेगा. हैव यू एवर वंडर वाई दिस हैपन? तो क्या आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? सो चपाती एंड राइस कंटेन स्टार्च. क्योंकि चपाती और राइस में क्या होता है? स्टार्च होता है, विच इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है. और अवर सलाइवा कंटेन्स अ डाइजेस्टिव जूस डेट हेल्प ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर. और हमारे स्लाइवा में जो है एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो इस स्टार्च को जो है तोड़कर शुगर में कन्वर्ट कर देता है. तो इसलिए हम जब ज़्यादा देर तक चबाते हैं तो उससे क्या होता है? हमें वो फूड स्वीट लगने लगता है. दिस एक्सप्लेन वाई स्टार्ची फूड लाइक चपाती टेस्ट स्वीट व्हेन यू चू इट फॉर ए लॉन्ग टाइम. सो इसलिए जो भी ऐसी चीज़ें स्टार्ची हैं, जो जैसे कि चपाती हो गया, उनका ज़्यादा देर तक चू करते तो क्या करती हैं? स्वीट लगती हैं. सलाइवा हेल्प टू ब्रेक डाउन कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन. सलाइवा का काम क्या है? जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं फूड की, उसको छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना. साइंस एंड सोसाइटी. अ हेल्दी माउथ रिक्वायर गुड ओरल हाइजीन. अब हेल्दी माउथ के लिए क्या ज़रूरी है? ओरल हाइजीन भी होनी चाहिए, इनकी मुँह अच्छे साफ होना चाहिए. सो वी शुड ब्रश अवर टीथ एंड क्लीन अवर टंग ट्वाइस अ डे. सो दिन में 2 बार आपको जो है टीथ भी साफ करने और अपनी टंग को भी क्लीन करना है. एंड रिंस our mouth with water after each meal to prevent tooth decay. और जब भी आप कुछ चीज़ खाते हैं तो उसके बाद जो है हर एक खाने के बाद आपको अच्छे से अपने मुंह को जो है रिंस करना है, यानी कि कुल्ला करना है अच्छे से. एंड बैड स्मेल इन द माउथ. और जो भी बैड स्मेल होती है, अगर आप अच्छे से अपना हर खाने के बाद में मुंह साफ करते हैं, सो जो आपके दांत हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे, मुंह से जो बैड स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी. फाइंड आउट द वे अवर एल्डर वर मेंटेनिंग ओरल हाइजीन. और फाइंड आउट करो कि आपके जो अभी तो टूथब्रश वगैरह हैं, पहले तो नहीं होते थे, तो उस टाइम पर वो कैसे जो है अपनी हाइजीन मैनेज करते थे. नाउ लेट अस इन्वेस्टिगेट. टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल दैम A and B. 2 ने डालना है. टेक 1 टेबल स्पून ऑफ बोल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब A. एक में जो है आपको बोल्ड राइस डालने हैं और दूसरे में बॉइल्ड राइस डालने हैं. कौन से? जिसको आपने 30 to 60 सेकेंड अच्छे से चबा लिया है.
ऐड 3 to 4 मिलीलीटर ऑफ वाटर, उसके बाद 3 से 4 मिलीलीटर पानी उनमें डालना है। अब इनिशियल कलर जो है राइस वाटर का वो कैसा होगा वो आपको बताना है कि स्टार्टिंग में कैसा कलर उसमें हुआ, और जब उसमें आयोडीन डालना देन यू हैव टू ऐड द आयोडीन इन इट, ठीक है। 3 to 4 ड्रॉप जो आयोडीन सॉल्यूशन के उसमें डालना है दोनों ट्यूब्स में, और उसके बाद क्या कलर हो गया, ठीक है। और ये जो कलर चेंज हुआ ये क्यों हुआ वो बताना है आपको। अब क्या हो जाता है वहाँ पर, डिड यू ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ बॉइल्ड राइस टर्न ब्लू एंड ब्लैक। अब जो बॉइल्ड राइस थे उनका कलर जो है ब्लू और ब्लैक में चेंज हो गया, जो इसमें ए में थे, वाइल जो बी में थे जिनको च्यू करके डाला गया था राइस, आइदर डिड नॉट चेंज कलर और टर्न ओनली अ वेरी लाइट ब्लू ब्लैक कलर। या तो इनका कलर चेंज ही नहीं होगा, और चेंज होगा तो बिल्कुल लाइट सा ब्लू और ब्लैक कलर होगा। अब ये क्यों होता है, व्हाट कॉजेज द चेंज ऑफ कलर इन टेस्ट ट्यूब ए, तो ए में इतना चेंज क्यों हुआ। इन ग्रेड 6 वी लर्न दैट आयोडीन गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर व्हेन इट रिएक्ट विद द स्टार्च। तो हमने क्या पढ़ा था क्लास 6 में कि आयोडीन जो है ब्लू और ब्लैक कलर देगा कब, जब वो स्टार्च के किस में आएगा, रिएक्ट में आएगा, कनेक्शन में आएगा। तो टेस्ट ट्यूब ए में क्या था आपके, वो थे राइस थे, बॉइल्ड राइस थे, और राइस में क्या होता है स्टार्च होता है, और उसमें हमने आयोडीन डाला तो इसलिए वो क्या हो गया, ब्लू और ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। इन टेस्ट ट्यूब ए द अपीयरेंस ऑफ द ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो क्या दिखा रहा है, स्टार्च का इंडिकेट दिखा रहा है कि उसमें स्टार्च है। इन टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, विच कंटेन च्यूड बॉइल्ड राइस, तो च्यूज वाले हैं जो चबा रखे हैं। इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन कलर, अगर कोई भी कलर में चेंज नहीं हुआ है तो ये इंडिकेट कर रहा है दैट द स्टार्च इज़ नो लॉन्गर प्रेजेंट, कि स्टार्च उसमें नहीं है, और थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। ये इंडिकेट करता है दैट स्टार्च इज प्रेजेंट ओनली इन वेरी स्मॉल अमाउंट, कि स्टार्च जो है इसमें बहुत कम है। इट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर बाय एक्शन ऑफ स्लाइवा। ये जो स्टार्च जो है ऑलरेडी जो है शुगर में कन्वर्ट हो चुका है, जब वो माउथ में गया स्लाइवा के साथ वो मिक्स हुआ और उसको च्यू किया गया। तो इफ़ द कलर स्टिल अपीयर इन टेस्ट ट्यूब बी, लेकिन फिर भी उसमें बी में कलर आ रहा है, व्हाट चेंज वुड यू मेक इन द एक्टिविटी टू एक्सप्लोर इट फर्दर। तो क्या चेंजेस कर सकते हैं उसमें जिससे आपको पता चले कि है या नहीं। वुड द कलर चेंज इफ च्यूइंग टाइम इज इंक्रीज। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर आप ज़्यादा देर चबा कर उनको डाल रहे हो राइस को, तो मे भी शायद कलर चेंज में या जो है कोई भी इंक्रीज होगा या नहीं होगा, वो देख सकते हो। तो आप इस एक्टिविटी को दोबारा करके एक बार फिर से चेक करेंगे कि अगर हम ज़्यादा देर तक जो है उनको राइस को चबा रहे हैं तो क्या चेंजेस हो रहे हैं। नाउ वी नो दैट स्लाइवा सेक्रेशन इन माउथ हेल्प्स ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। स्लाइवा जब भी सेक्रेट होता है, निकलता है माउथ से, तो वो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट इनटू सिंपलर फॉर्म इज द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। तो ये जो खाने के कॉम्प्लेक्स फूड है उसको छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देना, इसे क्या बोलते हैं, डाइजेशन। फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड इन द माउथ। फूड क्या होता है, मुंह में डाइजेस्ट हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, पार्शियली थोड़ा बहुत। नाउ लेट अस लर्न हाउ दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गेट फर्दर डाइजेस्ट थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। अब ये आगे कैसे जो है, बाकी का जो थोड़ा बहुत हो गया मुंह में हमने तोड़ दिया उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हो गया, तो ये जो है आगे जाके कैसे कन्वर्ट हो रहा है, या आगे जो है इसको कैसे जो है ये क्या है डाइजेस्ट होगा बाकी आगे का पार्ट, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। नाउ फूड पाइप, अब फूड पाइप के बारे में बात करें। ए पैसेज फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। फूड पाइप क्या होती है, जिससे माउथ से लेकर आपके स्टमक तक खाना जाता है, वो उसे हम बोलते हैं फूड पाइप। When you chew your food, your saliva not only help in digestion the starch but also moisten it. अब जब आप वो करते हैं, च्यू करते हैं खाने को, तो सिर्फ ये नहीं है कि वो जो स्लाइवा है वो डाइजेस्ट करके उस स्टार्च को शुगर में चेंज करता है, नहीं, बल्कि वो उसमें थोड़ा मॉइस्चर भी डाल देता है। मॉइस्चर की वजह से वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, मेकिंग इट सॉफ्ट एंड ईजी टू स्वेलो, ताकि आप उसको ईजिली स्वेलो कर सकें। Your tongue help in mixing chewed food with saliva and pushing it this softened food into a long flexible tube called the food pipe. अब क्या होता है, जो आपकी टंग है वो हेल्प करती है कि जो चूज फूड है, जो आपने खाना चबा रखा है अपने आपके मुंह में स्लाइवा के साथ, वो उसको सॉफ्ट फूड को एक बड़ी सी लंबी सी पाइप में अंदर की तरफ भेजती है, जिसे हम बोलते हैं फूड पाइप और ओसफेगस। अब ये फूड पाइप से ऐसे यहाँ पर अंदर स्टमक के अंदर चला जाता है।
बट हाउ डज द फूड मूव डाउन, लेकिन ये नीचे कैसे जाता है? चलो यहाँ टंग थी, टंगने से पूछ के यहाँ तक आ गया, लेकिन ये नीचे कैसे जा रहा है? सो द वॉल ऑफ द फूड पाइप gently contract and relax in a wave like motion to push the food down into the stomach. अब ये जो फूड पाइप है, ठीक है, अब ये क्या होती हैं? पहले ये नॉर्मली ऐसी होती हैं, ठीक है, जैसे ही इनके अंदर खाना आता है सो ये क्या होता है, ये यहाँ से बंद होने लगती हैं, ठीक है, थोड़ा कम हो जाती हैं और नीचे से बड़ी हो जाएंगी, नीचे से बड़ी होंगी तो वो नीचे जाएगा, फिर यहाँ से बंद हो जाएंगी, तो वेव की तरह इस तरह से वो चलती रहती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से खाना नीचे जाता है. दिस मोमेंट टेक प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनल एंड पुश द फूड फॉरवर्ड, तो इस तरह से वो आगे जाता है. देन स्टमक, इन द स्टमक द वॉल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू चर्न द फूड. अब यहाँ पर जाकर फिर से क्या होता है, रिलैक्स हो जाती है, वॉल जो कॉन्ट्रैक्ट होती है वो रिलैक्स हो जाती है और फूड जो है उस पर चर्न होने लगता है. द चर्न फूड इज देन मिक्सड विद द सेक्रेशन फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक. अब ये जो खाना चर्न किया गया है, ये जो है जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उससे कुछ सेक्रेट होता है जूस, उसमें जाकर मिलता है. द सेक्रेशन इनर साइड से, ठीक है, द सेक्रेशन फ्रॉम स्टमक, अब जो सेक्रेशन होता है स्टमक की इनर साइड से कंटेन डाइजेस्टिव जूस, एसिड एंड मकस, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं. द डाइजेस्टिव जूस ऑफ द स्टमक ब्रेक डाउन प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपलर कंपोनेंट. अब देखो सबसे पहले क्या हुआ, माउथ में स्टार्च जो है शुगर में चेंज हो गया था, जो है ब्रेक डाउन करके उसको शुगर में चेंज कर देते हैं. अब जैसे ही ये वो स्टमक में आता है तो स्टमक क्या करता है, जो प्रोटीन है उसको जो है तोड़ देते हैं, मतलब जो स्टमक है वो ब्रेक करता है कंपोनेंट्स, जो प्रोटीन फूड में प्रेजेंट होता है उसको अलग कर देता है सिंपलर कंपोनेंट्स में, ताकि प्रोटीन को बॉडी ईजिली अपने अंदर वो जो है ले सके, यूज़ कर सके. द एसिड नॉट ओनली हेल्प ब्रेक डाउन प्रोटीन बट ऑल्सो किल मैनी हार्मफुल बैक्टीरियाज. अब ये जो एसिड है सिर्फ प्रोटीन को ही तोड़ने में हेल्प नहीं करता, बल्कि बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया है जिन्हें ये किल करता है. द मकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एसिड. अब ये जो है स्टमक की लाइनिंग को जो है प्रोटेक्ट करता है. देखो ये जो स्टमक तो हमारा ये है, ये वॉल, तो ये जो है इसमें भी हेल्प करता है, एसिड से प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है कोई भी डैमेज वगैरह होने से. सो इन द स्टमक द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू अ सेमी लिक्विड मास. अब क्या होता है, पहले ही मुंह से वो थोड़ा सा मॉइस्चर लेके आता है, सॉफ्ट होता है, जैसे ही वो फूड जो स्टमक में आता है तो और जो जूसेस वगैरह उसके अंदर आते हैं, सेक्रेट होते हैं, जो एसिड वगैरह आते हैं वो फूड को और भी जो है, मतलब एक तरह से लगा उसमें और भी पानी आ जाता है, जूसेस वगैरह आ जाते हैं, तो सेमी लिक्विड मास जैसे वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, प्रिपेयरिंग इट फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन. उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज पे जाता है डाइजेशन की. नाउ अब फैसिनेटिंग फैक्ट है यहाँ पर एक साइंस के बारे में. द डिस्कवरी ऑफ हाउ द स्टमक वर्क हैपन बाय चांस. अब ये जो डिस्कवरी है कि हमारा स्टमक काम कैसे कर रहा है, इसके बारे में पता चला था बाय मिस्टेक से, ठीक है, बाय चांस. इन 1822 a man named Alex St. Martin was accidentally shot in the stomach. तो उनके जो है पेट में चोट लग गई. He was treated by a doctor William Beaumont. However, his wound never fully healed, leaving a small permanent hole. This opening allowed Dr. Beaumont to observe digestion in the stomach as it happened. He conducted experiments on how different foods were broken down and studied how emotions after digestion. So अब इनका क्या हुआ था, इनको जो है गोली लग गई थी पेट में, जिसकी वजह से वो अच्छे से हील नहीं हुआ और जहाँ पे वो गोली लगी थी वहाँ पर होल हो गया. तो जो डॉक्टर इन्हें ट्रीट कर रहे थे उनको एक अच्छा मौका मिल गया कि मैं इनके होल में हर रोज़ देखूंगा ये खाना कैसे खा रहे हैं और वो खाना खाने के बाद में इनका रिएक्शन क्या होता है या इनकी जो है इमोशंस क्या होते हैं, और साथ में वो खाना पेट के अंदर जाके उसके साथ क्या क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें उन्होंने वैसे फाइंड आउट की. उसके बाद आता है स्मॉल इंस्टरटाइन. तो अब ये क्या होता है, आफ्टर इट्स जर्नी थ्रू द स्टमक, अब स्टोमक पे आ गया, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मूव इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया वो. लुक एट द फिगर 9.4. इट इज़ अ स्केच ऑफ द स्ट्रेच्ड आउट एलिमेंट्री कैनाल. गेस हाउ लॉन्ग इट इज़, तो गेस करो कितनी होगी. You will be surprised that although it is called small intestine, इसे छोटी इंटेस्टाइन हम बोलते हैं, it is almost 6 मीटर लॉन्ग. अब ये कितनी होती है, 6 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है. ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ योर क्लासरूम, जितनी आपकी क्लासरूम की हाइट है उसकी डबल लगाओ.
You will be surprised to know that the small intestine is the longest part of the alimentary canal. अब ये जो है, आपको नाम इसका स्मॉल है, लेकिन ये जो है इस पूरे पार्ट की सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है. द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स डाइजेस्टिव सेक्रेशन फ्रॉम द 3 सोर्सेज. अब इसके पास 3 सोर्सेज से सेक्रेशन आता है. ठीक है, मतलब जो जूसेस हैं, जो अलग अलग चीज़ें हैं, जो एसिड है, जो फूड को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ता है. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ, इसकी जो इनर लाइनिंग है उससे आएगा. एंड 2 more स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैलन, द लीवर एंड द पेनक्रियास. जो लीवर और जो पेनक्रियास है उससे भी उसको जो है सेक्रेट जूसेस मिलते हैं. द लीवर सेक्रेट्स बाइल. अब ये क्या करता है, बाइल सेक्रेट करता है, विच इज़ माइल्डली बेसिक, जो नेचर में थोड़ा सा बेसिक होता है. रिकॉल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिड बेसिक एंड न्यूट्रल. तो ये आपने पढ़ा है. उसमें बाइल क्या है, न्यूट्रलाइज कर देता है जो भी एसिड प्रेजेंट है फूड में, और उसको जो है मूविंग डाउन फ्रॉम द स्टमक. जो स्टमक से हमारे पास फूड आया वो कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो लीवर क्या है, बाइल नाम का एक क्या करता है, सेक्रेट करता है जूस को, जो इस फूड में, जो स्टमक ने हमारे पास भेजा, इस फूड में जितना भी एसिड होगा उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है. एंड ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स. और जो फैट होती हैं इसके अंदर उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन कर देता है, मेकिंग इट डाइजेशन ईजियर, ताकि जो है डाइजेशन और ईजी हो सके. उसके बाद आता है पेनक्रियाज. पेनक्रियाज क्या करता है, सेक्रेट करता है पेनक्रिएटिक जूस, विच इज़ ऑल्सो बेसिक इन नेचर. ये भी नेचर में बेसिक है और हेल्प करता है न्यूट्रलाइज करने में, जो भी प्रेजेंट फूड में जो भी एसिडिक प्रेजेंट है उनको न्यूट्रलाइज करने में. एडिशनली पेनक्रिएटिक जूस ऑल्सो ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट. अब देखो पेनक्रिएटिक क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, इन सबको ही खाने में से जितना हो सके उतना निकाल लेते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं. द डाइजेस्टिव जूस secreted by the wall of the small intestine further break down fats, protein and partially digested carbohydrates into similar form. अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो खाना आया है उसमें से जो है ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और जो भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी इन्होंने निकाल ली हैं. ठीक है, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ऑलरेडी. लेकिन अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, अब तो इन्होंने तो उसको ब्रेक डाउन कर दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन उस फूड में से उसको और भी ब्रेक डाउन करती है, और जितना भी बचा हुआ फैट, प्रोटीन या जो भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बचे हैं उनको और भी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देती है. द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स पास ऑन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स फाउंड इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसकी ब्लड वेसल्स में जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में मिलता है, वहाँ पर वो चला जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन हो जाता है उनका, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं उन सारी चीज़ों को. तो जो ऑब्जर्व होता है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट का ऑब्जॉर्व, वो हो जाता है. हाउ आर दीज न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. लेकिन ये उसको अपने अंदर लेते कैसे, अब्जॉर्ब कैसे करते हैं उस चीज़ को. सो द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज थिन एंड हैज़ थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर इनएफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब्स. अब ये देखो, अब्जॉर्बेशन. अब यहाँ पर देखो, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो छोटी सी थिन होती है ना, जो 0.5 mm है, उसमें इतनी सारी ये जो हैं क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं. तो ईजिली ये कोई भी चीज़ें अपने अंदर ले सकते हैं. दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अलाउ द डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स टू पास इनटू द ब्लड. अब ये जो है ये ही अलाउ करती हैं कि वो जो है अपने अंदर उन्होंने इसको ले लिया, उसके बाद उसे ब्लड में छोड़ देती हैं, पास कर देती हैं. विच कैरीज डैम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. अब वो ब्लड में गया तो ब्लड तो पूरी बॉडी में पार्ट कर वो जो है जाता है, तो वो जो है पूरी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में जाता है. दिस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी. अब इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से हमें एनर्जी, सपोर्ट, ग्रोथ को सपोर्ट होता है, रिपेयर होती है हमारी जो भी मसल्स वगैरह जो चीज़ें हैं, एंड हेल्प द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली. और हमारी बॉडी भी अच्छे से फंक्शन करती है. नाउ साइंस एंड सोसाइटी. Celiac disease is a condition in which the body reacts to gluten. अब इसमें क्या होता है, बॉडी ग्लूटेन के लिए रिएक्ट करती है. जैसे अ प्रोटीन फाउंड इन व्हीट, barley एंड राई.
दिस रिएक्शन डैमेज द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब। अब यहाँ क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अपने अंदर अब्जॉर्ब करना, लेकिन इस डिजीज़ की वजह से वो नहीं कर पाते, वो डैमेज कर देते हैं उसको। एज अ रिजल्ट द इंटेस्टाइन कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, तो ढंग से काम नहीं कर पाता। द ओनली वे टू मैनेज सेलिएक डिजीज इज टू अवॉइड फूड दैट कंटेन्स ग्लूटेन। तो अब इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि आपको वो खाना नहीं खाना है जिसमें क्या होता है, आपके ग्लूटेन होते हैं, जैसे कि वीट, बैरले वगैरह, कुछ नहीं खाना। आप क्या खाएंगे, मिलेट्स खाएंगे, जैसे कि जवार, बाजरा, रागी, जो मोटा अनाज है वो खाएंगे। डैट आर गुड अल्टरनेटिव बिकॉज दे आर नेचुरली ग्लूटेन फ्री, क्योंकि ग्लूटेन फ्री होते हैं इसीलिए। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ आ गए, लार्ज इंटेस्टाइन में। सो आफ्टर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्टेड एंड ऑब्जर्व्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ज़्यादातर चीज़ें तो पहले ही डाइजेस्ट हो जाती है, जो बचती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। सो व्हाट हैपन टू द अनडाइजेस्टेड फूड। अब कुछ खाना ऐसा भी तो होता है ना जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं, जिसमें से कुछ नहीं मिलता, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड के साथ क्या होता है, सो इट मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, वो नीचे लार्ज में चला जाता है स्मॉल से। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, ये क्या होती है, लेंथ में 1.5 मीटर होती है। इट इज़ शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल से छोटी होती है ये। देन वाई इट इज़ कॉल्ड द लार्ज, लेकिन तो फिर इसे बड़ा क्यों बोला जाता है। सो द रीज़न इज डैट इट इज़ वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे वाइडर होती है, चौड़ी होती है, लंबी नहीं होती है, तो इसलिए इसे लार्ज बोला जाता है। The large intestine absorb water and small salts from the undigested food, तो जो भी छोटा मोटा वाटर या सोल्ट मिलता है वो अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है। थस मेकिंग द वेस्ट सेमी सोलिड, तो अब पानी उसमें से चला गया, सोल्ट चला गया, तो अब क्या बचता है, सोलिड बच जाता है उसमें, थोड़ा सोलिड थोड़ा सा लिक्विड। दिस सेमी सोलिड वेस्ट इज कॉल्ड स्टूल, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टूल। द स्टूल इज देन स्टोर्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो है हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर, उसके लोअर पार्ट में स्टोर हो जाता है। डेट कॉल्ड द रेक्टम अनटिल द बॉडी इज रेडी टू गेट रिड ऑफ इट, और ये कब तक स्टोर रहता है, जब तक हमारी बॉडी इसको निकालने के लिए तैयार नहीं हो जाती। ईटिंग फाइबर रिच फूड्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स हेल्प द लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन प्रॉपरली बाय मेकिंग द स्टूल ईजियर टू पास। अब जैसे कि फाइबर रिच जो खाना होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल या होल ग्रेन्स जो खाना होता है, वो जो है हेल्प करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को ढंग से काम करने में, ताकि ये जो वेस्ट है हमारी बॉडी का, जो स्टूल है, वो ईजिली जो है हमारी बॉडी से निकल जाए। फाइनली इट इज़ एक्सपेल्ड थ्रू द अनस, और उसके बाद वो अनस से बाहर निकल जाता है। द प्रोसेस नोन एज इजेक्शन, इसे क्या बोलते हैं हम, इजेक्शन, यानी कि निकाल दिया। दिस इज़ हाउ योर बॉडी रिमूव द वेस्ट इट डज़ नॉट नीड कीपिंग यू हेल्दी, और इस तरह से आपकी बॉडी जो है उस वेस्ट को निकाल देती है जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है और आपको हेल्दी रखती है। Isn't it fascinating how the digestive system work? क्या ये फैसिनेटिंग नहीं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितना सिस्टमेटिकली तरीके से काम कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेता है खाने से, और जो भी फालतू वेस्ट है उसे एलिमिनेट कर देता है। Now, the large intestine contain various small living organisms such as bacteria that help in digestion. अब जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन कीपिंग अवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, वो हेल्प करते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखें। दे ब्रेक डाउन अनडाइजेस्टेड फूड, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, स्पेशली जो फाइबर है, और प्रोड्यूस करते हैं असेंशियल न्यूट्रिएंट, जो भी हमें असेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए वो हमें दे देते हैं। फाइबर रिच फूड एंड स्पेशली फर्मेंटेड फूड जैसे कि कर्ड, बटर मिल्क, श्रीखंड, खंजी, पिकल, गुंद्रक और पोइता भात, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आर गुड फॉर अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए भी। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजेशन इज मेंटेनिंग गुड हेल्थ हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर सेंचुरीज, तो बहुत सेंचुरीज से इसे रखा जाता है कि अगर डाइजेशन सही रखना है, अपनी हेल्थ सही रखनी है, मतलब डाइजेशन जो है, अगर आपको अपनी हेल्थ सही रखनी है तो आपको अपना डाइजेशन सही रखना होगा, और ये बहुत पहले से चला आ रहा है। सो चरक संहिता जो है एंशिएंट आयुर्वेदिक है, टेक्स्ट हाईलाइट करता है डैट द रोल ऑफ ईजिली डाइजेस्टिव फूड
and judicious use of spices like ginger, black pepper and cumin to enhance digestion. So चरक संहिता जो पहले की आयुर्वेदिक टेक्स्ट है उसमें बहुत बार हाईलाइट किया गया है कि जो डाइजेस्टिबल फूड है, जो ईजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं, वो हमें क्यों खाना चाहिए, और जो स्पाइसेस है जिंजर, ब्लैक पेपर, क्यूमिन, वो जो है हमारे खाने को किस तरह से डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इन्हांस कर देते हैं. So advance in science in the area of nutrition also emphasize eating meals at proper timing. तो आज भी जो साइंस है उसमें भी बोला जाता है कि प्रॉपर टाइमिंग पे आपको खाना खाना है, प्रैक्टिस करनी है माइंडफुल ईटिंग, सही से खाना खाना, ज़्यादा नहीं, ओवर ईटिंग नहीं करना, ये सब चीज़ें, और अवॉइड ओवर ईटिंग एज की फैक्टर इन मेंटेनिंग डाइजेस्टिव हेल्थ. और ओवर ईटिंग को अवॉइड करना जो है, जो डाइजेस्टिव हेल्थ है उसको अच्छा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट पार्ट है. नाउ, डू ऑल एनिमल्स डाइजेस्ट फूड द सेम वे एज ह्यूमन डू? क्या सारे एनिमल्स का ही फूड ऐसे डाइजेस्ट होता है जैसे हमारा? सो आई हैव सीन काउ कीप चूइंग द फूड इवन व्हेन दे आर नॉट एक्टिवली ग्रेजिंग और ईटिंग एनीथिंग. वाई? सो मैंने तो देखा है काउ जो है, जो काउस वगैरह या जो भी हैं, वो क्या करते हैं, जब वो खाना नहीं खा रही होती है उस टाइम पे भी वो जो है हमेशा चू करती रहती हैं. तो वो क्या होता है? सो ये देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये ह्यूमन है, पेनक्रेस एंड ओसेफगस. नाउ ग्रास ईटिंग एनिमल जैसे कि काउज एंड बफेलोज पार्शियली च्यू द ग्रास एंड स्वेलो इट इनटू द स्टमक. अब ये क्या करते हैं, जो ग्रास वगैरह खाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो सीधे जो है ग्रास को थोड़ा सा खाते हैं और उसके बाद उसे सीधे स्वेलो कर लेते हैं. इन द स्टमक पार्शियल डाइजेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस. अब क्या होता है, स्टमक में जाके खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो वहीं रह जाता है. द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज़ ब्रोट बैक टू द माउथ फॉर ग्रेजुअल च्यूइंग. अब जो खाना उन्होंने नहीं खाया था वो एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो गया, उसके बाद वो खाना दोबारा आता है, ताकि जब वो आराम से खाना वगैरह नहीं खा रहे होते, बैठे होते हैं, ताकि वो आराम से फिर से आराम से उसे च्यू कर सके. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रूमिनेशन. इसे हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन. एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. इन्हें हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स. जो है इस तरह से खाना खाते हैं, खाना जल्दी जल्दी खाया उसके बाद बैठ के आराम से च्यू करते हैं. अ काउ स्पेंड्स ऑलमोस्ट 8 आवर अ डे जस्ट च्यूइंग द फूड. एक काउ जो है लगभग 8 घंटे एक दिन के लगाते हैं सिर्फ खाना च्यू करने के लिए. द थ्रोली च्यूड फूड अगेन पास डाउन द एलिमेंट्री कैनल फॉर फर्दर डाइजेशन. और जब वो अच्छे से उसको च्यू कर लेते हैं खाने को, तो उसको फिर से जो है अपनी एलिमेंट्री कैनल में डालते हैं और उसको जो है ताकि बाकी का जो प्रोसेस है वो होता रहे. नाउ, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ बट दे हैव अ कैमलर कोल्ड गिजार्ड. अब उनकी टीथ तो नहीं होती है, लेकिन उनके जो है अंदर एक चैम्बर होता है, सॉरी दिस इज़ द चैम्बर, जिसे हम गिजार्ड बोलते हैं. फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल ऑफ द गिजार्ड. अभी जो गिजार्ड है इसमें क्या होता है, जो खाना आएगा तो इसकी वॉल्स कभी एक दूसरे से बिल्कुल मिल जाती हैं, कभी दूर हो जाती है, फिर मिल जाती है. तो ये इसकी वजह से क्या होता है, खाना यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है. ओफन विद द हेल्प ऑफ ग्रिट डेड बर्ड स्वेलो. अब ग्रिट क्या है, स्मॉल स्टोन्स. अब जो छोटे छोटे स्टोन है वो भी साथ में ही खाने के चले जाते हैं. तो इन छोटे छोटे स्टोन्स की हेल्प से जो है वो गिजार्ड क्या करती है, गिजार्ड जो पार्ट है वो खाने को पूरा जो है छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है. दिस शो दैट एनिमल एग्जिबिट वेरिएशन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल टू अडेप्ट द डिफरेंट वेज ऑफ डाइजेस्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. तो एनिमल्स में भी अलग अलग तरह के वेरिएशन देखने को मिलते हैं, उनके स्ट्रक्चर अलग अलग है खाना खाने का, उनकी एलिमेंट्री कैनल जो है वो भी अलग अलग तरीके से फंक्शन करती है, और अलग अलग वेज जो हैं डिफरेंट काइंड के फूड को डाइजेस्ट करने के अलग अलग वेज हैं. वी हैव लर्न दैट द न्यूट्रिएंट फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड आर कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब जो इस डाइजेस्टेड फूड से जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं. सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हेल्प बिल्ड एंड रिपेयर द बॉडी. अब कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं दोबारा बनने में और रिपेयर करने में. एंड वाइल अदर जैसे कि शुगर है आर ब्रोकन डाउन इनसाइड द बॉडी टू रिलीज एनर्जी. शुगर क्या करती है, जब हमारी बॉडी में स्टार्च से रिलीज होती है तो एनर्जी प्रोवाइड करती है. द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन. अब जिससे जो है वो जो मतलब वो प्रोसेस है जिससे वो बनते हैं न्यूट्रिएंट जो हैं, कन्वर्ट करते हैं उस एनर्जी को अपनी बॉडी में अपने काम के लिए, जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. लेट अस नाउ एक्सप्लोर हाउ दिस प्रोसेस ओकर्स इन एनिमल. अब एनिमल में कैसा होता है. सो
We learned in grade 6 chapter living creatures exploring their characteristic. There are living being respire तो करते हैं वो, यानी कि सांस तो लेते हैं. In the process of respiration the same in all is the process of respiration is same in all the animal. क्या सारे एनिमल में सेम है? Let us first understand the process of respiration in human. Humans में देख लेते हैं. Respiration in human. You know that we breathe in, हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, और ब्रीद आउट करते हैं. एयर कंटिन्यूसली टू ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. और क्यों करते हैं? ताकि हम ऑक्सीजन इनहेल कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सके, और ये कंटिन्यू प्रोसेस है. हाउ इज दिस ऑक्सीजन यूज इन द बॉडी? अब ये जो है इस बॉडी में कैसे यूज होता है? आर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन डिफरेंट? क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग हैं? तो फाइंड आउट करते हैं. हाउ डू वी ब्रीथ? द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग. आपने सांस लिया, छोड़ दिया, दिस इज ब्रीदिंग. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव विदाउट फूड फॉर अ वीक. अब फूड के बिना आप एक हफ्ते तक मतलब एक हफ्ते से पहले तक रह लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल है. विदाउट वाटर फॉर अ डे, एक दिन बिना पानी पिए रहना मुश्किल हो जाता है. और 2 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं. बट विदाउट ब्रीदिंग, लेकिन बिना सांस लिए, वी यूजुअली कैन नॉट सर्वाइव मोर देन अ फ्यू मिनट्स. अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम कुछ मिनट से ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर पाएंगे. वाई इज़ डेड? लेकिन ये क्यों? ऑल ऑफ अस आर अलाइव, हम सब अलाइव हैं, बिकॉज वी ब्रीथ, हम सांस लेते हैं. नॉट जस्ट ह्यूमन, प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो ब्रीथ. बट हाउ डू वी ब्रीथ? लेकिन हम सांस लेते कैसे हैं? सो जस्ट एज फूड अलाउज अ स्पेसिफिक पाथवे इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. अब जैसे हमें खाने का देखा, उसका एक स्पेसिफिक डाइजेस्टिव सिस्टम है. आवर बॉडी ऑल्सो हैड अ स्पेसिफिक सिस्टम फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. इसी तरह से हमारी बॉडी का ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन का भी स्पेशल सिस्टम होता है. दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स. अब इसमें जो है बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे शोन किए गए हैं फिगर 9.8 में. इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द एक्सचेंज ऑफ गैसेज फॉलोज अ स्पेसिफिक पाथवे. सो एक जो स्पेसिफिक पाथवे होता है जो इसमें फॉलो होता है. द पाथवे थ्रू विच द एयर इज इनहेल, जिसमें जो है आप जो है एयर को इनहेल करेंगे. देन एक्सहेल जो है इन्वॉल्व करता है वेरियस पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम असिस्टिंग इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. सो जो किस तरह से वो असेस करते हैं, जो आप सांस ले रहे हो उस टाइम पे कौन से जो है अलग पाथवे होता है, और जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो कौन सा पाथ या रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो असेस करते हैं वेरियस पार्ट्स, वो देखेंगे. नाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगेन विद अ पेयर ऑफ नेजल ओपनिंग कॉल्ड नोस्ट्रिल्स. तो यहाँ से शुरू होता है नोस्ट्रिल से. थ्रू विच वी इनहेल एंड एक्सेल एयर, हम सांस भी इनसे ही लेते हैं और एक्सेल भी इनसे ही करते हैं. द इनहेल्ड एयर passes into a pair of small passes called the nasal passes. अब जो नेसल पासेज है वहाँ से क्या होता है, ये एयर अंदर जाती है. ठीक है. हैव यू नोटिस टाइनी हेयर इनसाइड योर नोस्ट्रिल्स? तो क्या आपने कभी ध्यान दिया होगा आपके नोस्ट्रिल्स में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, टाइनी हेयर्स. अब ये क्यों होते हैं? दीज हेयर अलोंग विद मकस हेल्प ट्रैप डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द एयर वी ब्रीद इन. अब हम सांस लेते रहते हैं तो जो एयर होती है उसमें डस्ट या छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. तो ये जो एयर है आपकी नोस्ट्रिल्स में वो इसलिए होते हैं ताकि जो छोटे छोटे डस्ट के या डर्ट के पार्टिकल हैं वो अंदर ना जाए जब भी हम ब्रीद इन करें. दिस इज़ वाई वी शुड ब्रीद थ्रू द नोज एंड नोट थ्रू द माउथ. इसीलिए हमें बोला जाता है कि नाक से सांस लेना, मुँह से नहीं. फ्रॉम द नेसल पासेस, अब नेसल से पास करने के बाद द एयर रीचेज अवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप. ये विंड पाइप हो गई. यहाँ से कहाँ जाते हैं हमारे लंग्स में जो है एयर जाती है. द विंड पाइप फ्रॉम 2 ब्रांचेस. अब विंड पाइप की 2 ब्रांचेस होती हैं. विच एंटर द 2 लंग्स, जो 2 लंग में जाता है, राइट लंग और लेफ्ट लंग. ठीक है. इन द लंग्स दीज ब्रांचेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड inner finer branch that end in small balloon like sacs called alveoli. अब ये क्या होते हैं, ये वहाँ पर जाकर, ठीक है, ये जो यहाँ से ये गया, ये 2 अलग अलग पार्ट्स में आगे डिवाइड हो गया और उसके बाद ये और भी छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और ये जो बलून शेप जो बन जाता है उसे हम बोलते हैं एल्वेओली. ओके, ये वाला जो पार्ट है इसे बोला जाता है. आवर लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. और हमारे लंग्स के ऊपर जो है इस तरह से हड्डियों का एक ढांचा बना होता है जिसे हम बोलते हैं रिब केज. अब ये क्यों बना होता है? ताकि हमारे लंग्स जो हैं प्रोटेक्टेड रहें.
नाउ वाइल a lot of dust is filtered out from the inhaled air. अब बहुत सारी डस्ट तो हमारे नोस्ट्रल के जो हेयर हैं उसकी वजह से क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाती है. Often small infection particles can get through the lungs. और छोटे छोटे इन्फेक्शन हो सकते हैं पार्टिकल जो लंग्स में चले जाते हैं. For example, during the COVID-19 pandemic and the SARS-CoV-2 virus affected the respiratory system, leading to breathing difficulty and often causing serious lung problems. जैसे कि कोविड-19 आया या SARS-CoV-2 जो वायरस आया था उसमें ने मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसी पर अटैक किया था, उसी का मेन जो है रीज़न था कि इसी की वजह से सब हो रहा है और जिसकी वजह से ब्रीदिंग जो है प्रॉब्लम आ जाती थी, लंग की जो है प्रॉब्लम उसमें आती थी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय मेकिंग अ सिंपल मॉडल. तो एक मॉडल से यहाँ देखते हैं. टेक द वाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बोतल फ्रॉम अ लिड विद अ लिड के साथ इसको जो है रिमूव कर देना है. रिमूव इट्स बॉटम, नीचे से निकाल देना है. होल करना है लिड में ऑफ द बोतल में ऊपर एक जो है लिड में क्या कर देना है, होल करना है. टेक अ वाई शेप होलो ट्यूब. अब एक जो है वाई शेप की इस तरह से होलो ट्यूब लेनी है. फिक्स टू डिफ्लेटेड बलून to the worked in the forked at the end of the tube. Secure them with rubber band to make them all right. अब जो है इस तरह से आपको दोनों पे लगा देना है. रबर बैंड यहाँ लगा देने हैं इजीली ताकि ये यहाँ पे अटैच रहें. उसके बाद इंसर्ट क्या करना है, एंड ऑफ द ट्यूब टाइटली थ्रो द लिड फ्रॉम द. ये जो ट्यूब है ये ऊपर से इस तरह से बिल्कुल इसके जो मतलब लिड था, लिड में जो होल है उसमें अच्छे से उसको बाहर निकाल देना है. द ओपन बेस ऑफ द बोतल एंड सील द लिड विद क्ले टू मेक इट ऑल राइट. और उसको अच्छे से क्ले से बंद कर देना ताकि और कहीं से उसमें हवा ना जाए. नाउ टू द ओपन बेस ऑफ द बोतल, अब जो खुला हुआ है बोतल का, अटैच अ थिन रबर शीट. एक छोटी सी रबर शीट जो है इसमें पतली सी टाइटली यूजिंग अ रबर बैंड यूज़ करके उसे जो है लगा देना है. पुल द रबर शीट, अब उस रबर शीट को पुल करना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस डाउनवर्ड, इस नीचे की तरह. आफ्टर एंड वॉच द बलून, अब बलून को देखो. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या हुआ, अब देखो जैसे उसने नीचे खींचा तो इनमें भी हवा हो गई, जैसे ही छोड़ा तो इनकी भी हवा निकल गई साथ में. ठीक है, तो ये एक्सेल, जब आप सांस लेते हैं खींच रहे हैं तो लंग्स में हवा आ रही है, और जैसे आपने एक्सेल किया सांस छोड़ दी तो इनमें से हवा चली गई. नाउ रिलीज द रबर शीट अपवर्ड्स एंड ऑब्जर्व द बलून. अब उसको छोड़ दो तो क्या हुआ. सो व्हाट चेंजेस डू यू सी इन द बलून. व्हेन यू पुल द रबर शीट डाउनवर्ड्स द बलून इन्फ्लेट. सो बलून इन्फ्लेट हो गए. कन्वर्सली व्हेन यू रिलीज द रबर बैंड शीट अपवर्ड द बलून डिफ्लेट, वो फिर से उनमें हवा चली निकल गई उनकी सारी. व्हेन यू ब्रीद इन, तो जब आप सांस लेते हैं योर चेस्ट एक्सपेंड, आपकी चेस्ट जो है एक्सपेंड हो जाती है, बढ़ जाती है. एज द रिब्स मूव अप, क्योंकि ये जो रिब्स केज है, रिब बना हुआ है वो बढ़ जाता है, एक्सपेंड कर देता है और आउटवर्ड की तरफ आता है. द डिफाग्राम और डोम शेप्ड मसल्स बिलो द लंग्स, लंग्स के नीचे जो है एक शेप होती है, डोम की तरह जो शेप बनी होती है उसे बोला जाता है. मोस्ट डाउनवर्ड ड्यूरिंग द इनहेल, तो जब इनहेलेशन होता है वो नीचे की तरफ चली जाती है. दिस इंक्रीज द स्पेस इनसाइड द चेस्ट, जिसकी वजह से जो चेस्ट है उसमें स्पेस हो जाता है और एयर जो है कहाँ चली जाती है, लंग्स में चली जाती है. व्हेन यू ब्रीद आउट, और जब आप ब्रीद आउट करते हैं द रिब्स मूव डाउन, रिब्स जो है नीचे चले जाते हैं, इनवर्ड हो जाते हैं, और जो डिफाग्राम होता है वो ऊपर की तरफ फिर से आ जाता है, ये वाला देखो. ठीक है, अब ये यहाँ पर है, जैसे ही आप ब्रीद इन करोगे तो ये बिल्कुल नीचे चला जाता है ताकि थोड़ी जगह हो जाए और एयर उसमें आ जाए. रिड्यूसिंग स्पेस एंड पुशिंग एयर आउट ऑफ द लंग्स, अब ये क्या करता है, ऐसे ऊपर जाकर रिड्यूस हो जाता है, स्पेस ये नहीं छोड़ता है ताकि जितनी भी एयर है वो सारी बाहर निकल जाए. वट डू द बलून इन द मॉडल मैंशन इन फिगर 9.9 रिप्रेजेंट, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वट डज द रबर शीट रिप्रेजेंट, रबर शीट क्या रिप्रेजेंट कर रही है. सो देखो बलून्स तो हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो वो रबर शीट है वो इसको डिफोग्राम को जो है आपका रिप्रेजेंट कर रही है. इन दिस मॉडल द बलून रिप्रेजेंट द लंग्स एंड द रबर शीट रिप्रेजेंट द डिफोग्राम. Science and society, breathing practice for a healthy life. So breathing exercise have been practiced across different cultures in India and worldwide for centuries. तो breathing exercise जो है हमेशा से हो रही है इंडिया में भी और बाकी की दुनिया में भी. प्राणायाम is well known for improving respiratory health, माइंड रिलैक्सेशन एंड कंसंट्रेशन. तो इन सब चीज़ के लिए प्राणायाम पहले से ही किया जाता है. इन लद्दाख पीपल प्रैक्टिस टूमो, ब्रीदिंग अ टेक्निक
डेट इम्प्रूव लंग फंक्शन एंड हेल्प कीप द बॉडी वार्म इवन इन द कोल्ड वेदर। सो लद्दाख में तो ऑलरेडी लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उन्हें अपनी बॉडी को गर्म रखना होता है, उसके लिए भी वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं। सिमिलरली डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स आर यूज टू प्रमोट वेलबींग। सेम इसी तरह से जो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं वो वेलबींग के लिए की जाती हैं, ताकि जो है आपकी बॉडी माइंड सब कुछ सही रहे। सम ट्रेडिशंस कंबाइन डीप ब्रीदिंग विद चैंटिंग। कुछ लोग जो हैं इसको चैंटिंग से, भगवान का नाम लेने से जोड़ते हैं, जिसमें जो है रिदमिक ब्रीद कंट्रोल होता है, इन्हांस करते हैं, जिससे रिलैक्सेशन हो जाती है और मेंटल क्लैरिटी उसमें आती है। नाउ हाउ डू वी ब्रीद आउट? हम ब्रीद आउट कैसे करते हैं? इसको जो है हम जो है मतलब आपके टीचर आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं। इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लिया टेस्ट ट्यूब ए और बी में। इन टेस्ट ट्यूब ए पास द एयर यूजिंग अ सिरिंज और पिचकारी या सिरिंज से उसमें पानी डालना है। दिस इज द सेम एयर डेट यू इनहेल। ये वही एयर है जो तुमने ली, एयर पास करनी है। टेस्ट ट्यूब बी में क्या करना है? रैपिडली ब्लो एयर थ्रू योर माउथ। अपने माउथ से आपको बार बार उसमें पानी डालना है। इनटू द लाइम वाटर यूजिंग अ स्ट्रो के साथ। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ लाइम वाटर? क्या कोई चेंजेस हुए? सो द लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब बी टर्न मिल्की। वो थोड़ा सा मिल्की हो गया, क्लाउडी हो गया, बट द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए डजंट। उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो इससे क्या होता है? सो लाइम वाटर टर्न मिल्की व्हेन इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है? आप जो है एक्सेल करते हैं, तो क्या एक्सेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ जो है मिक्स होती है, तो वो क्या बना देती है? थोड़ा सा उसका कलर मिल्की हो जाता है। सो इससे हमें ये पता चल रहा है कि वो मिल्की हो गया है। Therefore, this indicate that exhaled air contain more carbon dioxide than the air we inhale। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो एयर हम इनहेल करते हैं उससे ज़्यादा जो है जो हम एक्सेल करते हैं उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हाउ डज द गैसेज एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैपन? अब कैसे एक्सचेंज होता है? सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है, फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर द लंग्स। वो लंग में एंटर करते हैं एंड फिल द एल्वोली। तो उसको जो फिल कर देते हैं। द एल्वोली हैव थिन वॉल सराउंडेड बाय द फाइन ट्यूब्स कंटेन्स ब्लड वेसल्स कंटेन ब्लड। अब ये जो है एल्वोली, इसमें जो छोटी छोटी बहुत सारी वेसल्स होती हैं जिनमें ब्लड होता है। सो ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू द एल्वोली। अब ये क्या करती हैं वेसल्स? पूरी बॉडी से इनमें ब्लड है, अब ये क्या कर रहा है? पूरी बॉडी से जितना भी हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आते हैं, वेयर इट इज़ रिलीज्ड इनटू द एयर। तो वो जाकर इसको दे देते हैं और ये क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं इसको ऑक्सीजन उसमें बाहर। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वोली पासिस इनटू द ब्लड। और सेम इसी टाइम पर जो है ये तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं और यहाँ से इसके पास क्या जा रहा है? ब्लड वेसल में ऑक्सीजन जा रहा है। एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। और धीरे धीरे वो सारे बॉडी के पार्ट्स में पहुंच जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द फूड यू ईट गिव्स यू एनर्जी? क्या आपने सोचा कि जो खाना आप खाते हैं उससे आपको एनर्जी कैसे मिलती है? सो द की इज नॉट ओनली द फूड। अब की जो है उसमें खाना नहीं है सिर्फ, बट ऑल्सो द ऑक्सीजन वी ब्रीथ। बल्कि वो ऑक्सीजन भी है जो हम ब्रीथ करते हैं। When we eat food, जब हम खाना खाते हैं, our body breaks it down into simple substance like sugar। तो हमारी खानी जो है, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी जो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देती है, जैसे कि शुगर। ऑक्सीजन हेल्प्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। ऑक्सीजन क्या करती हैं? हेल्प करती हैं ग्लूकोज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने में, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है। सो दिस प्रोसेस, अब ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। द वर्ल्ड इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस रेस्पिरेशन इज फॉलो। ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी, वाटर एंड एनर्जी। सो ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी inhale air from our surrounding and exhale air having more carbon dioxide than inhaled air। तो हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं ब्रीदिंग में, जिसमें ऑक्सीजन होती है मोस्टली अपने आसपास की जो भी सराउंडिंग है उससे, और एक्सेल जब करते हैं तो उसमें ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नोट डैट नॉट ऑल द ऑक्सीजन इज़ यूज्ड अप। सारी की सारी ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती है। सम अदर एनिमल कैन यूज़ अ लार्जर फंक्शन ऑफ द ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो है ऑक्सीजन का लार्जर पोर्शन यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पर। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज, अब ये जो एक्सचेंज होता है गैसेज का, इंश्योर करता है डैट
ईच सेगमेंट ऑफ आवर बॉडी गेट्स ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, ताकि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन मिले ताकि उसमें एनर्जी हो, एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो। इन सिंपल वर्ड, ब्रीदिंग ब्रिंग्स इन ऑक्सीजन एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्रीदिंग क्या होता है कि ऑक्सीजन को ब्रीद इन करना है, लेना है, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है। ये सिंपल वर्ड्स में आप बोल सकते हो ब्रीदिंग है। जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं किसके लिए, जो आपका खाना है उसे तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, और एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो ये प्रोसेस होता है आपका रेस्पिरेशन। सो दिस एनर्जी हेल्प्स अस वॉक, रन, प्ले एंड इवन थिंक। और ये जो है एनर्जी हमें हेल्प करती है जो भी हम काम करते हैं उस सब में, यहाँ तक कि हम खेलते हैं, भागते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, इवन अगर हम थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसमें भी हमें एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी हमें मिलती है रेस्पिरेशन से। So breathing is a physical process while respiration is a chemical process that occurs inside the body. तो ये बॉडी के अंदर होता है। Both the processes are essential for our survival, और बहुत ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। Our body has a unique system for the transport of nutrients, oxygens and other substance. तो हमारी बॉडी का एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन और बाकी सब्सटेंस के लिए। दिस सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी, क्योंकि ये सर्कुलेट करता है हर जगह। इसमें क्या आता है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये सारे इसका पार्ट है। द हार्ट पंप ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स। अब हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड को ब्लड वेसल्स में, इंश्योर करने के लिए कि दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंस ऑफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, कि इंश्योर करता है हार्ट कि सारे बॉडी पार्ट्स के पास जो उनके लिए असेंशियल सब्सटेंस है, न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, वो सबके पास पड़े, वाइल मतलब पहुंच जाए, वाइल वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैरिड अवे, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर भी निकल जाए। Science and society. Smoking is extremely harmful to health. It damages the lungs and increases the risk of serious disease, including lung cancer and other respiratory illness. It leads to persistent coughing and frequent infection. So smoking जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ही एक्सट्रीमली हार्मफुल है। इससे क्या होते हैं, लंग्स डैमेज होते हैं और सीरियस डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि लंग कैंसर होना या बाकी कोई भी रेस्पिरेटरी इलनेस, कुछ भी हो सकता है। इसमें मोस्टली कफिंग होती है बार बार, और बार बार जो है इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन एडिशन टू हार्मिंग द स्मोकर, स्मोकिंग रिलीजेस टॉक्सिक केमिकल इनटू द एयर। अब स्मोकर के साथ तो होता ही है, लेकिन जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपकी जो जिस भी चीज़ से स्मोक कर रहे हैं उससे केमिकल जो है, टॉक्सिक केमिकल निकलता है जो एयर में जाता है। इसकी वजह से दूसरे भी रिस्क में आते हैं। व्हेन नॉन स्मोकर इनहेल दिस पोल्यूटेड एयर, अब नॉन स्मोकर इसको इनहेल करेंगे क्योंकि वो भी तो आसपास ही रहती हैं, सो दे एक्सपीरियंस पैसिव स्मोकिंग। तो वो जो है मतलब इनडायरेक्टली वो भी स्मोकिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, विच कैन बी स्पेशली डेंजरस फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड द एल्डरली। जो मोस्टली जो छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है और एल्डरली जो लोग हैं उनके लिए डेंजरस हो सकता है। सो ड्यू टू दीज रिस्क, अब इस रिस्क की वजह से अवॉइड स्मोकिंग हेल्प प्रोटेक्ट बोथ पर्सनल हेल्थ एंड द वेल बींग ऑफ दोज अराउंड अस। सो इस रिस्क से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप स्मोकिंग करना अवॉइड करें, जिससे आप खुद की हेल्थ का तो ख्याल रखेंगे, साथ में आपके आसपास भी जो रहते हैं उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे। सो डू अदर एनिमल ब्रीथ द सेम वे एज ह्यूमन डू, तो क्या बाकी एनिमल्स भी ऐसे ही सांस लेते हैं जैसे हम। सो यू हैव लर्न दैट डिफरेंट एनिमल लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। अब आपको ये तो पता है कि डिफरेंट एनिमल अलग अलग डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं। यू मे हैव ऑब्जर्व बर्ड्स फ्लाइंग एंड फिश स्विमिंग, तो आपने ये भी देखा होगा। हाउ डू दे ये ब्रीथ, तो ये कैसे ब्रीथ करते हैं। सो एनिमल्स सच एज बर्ड, एलिफेंट, लॉयन, काउ, गोट्स, लिजर्ड, स्नेक ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, वो अपने लंग से जो है ब्रीथ करते हैं। ऑल दीज एनिमल हैव लंग्स, इन सब के पास लंग्स होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ देयर लंग्स आर क्वाइट डिफरेंट, इनका जो है स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश हैव स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नोन एज गिल्स। अब जो एक्वेटिक जो एनिमल्स है जैसे कि फिश वगैरह है, उनका एक अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं गिल्स। दीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। अब इनमें जो है ये गिल होते हैं, तो ये जो है ब्लड वेसल्स इनमें सप्लाई होता रहता है, और इनसे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द गैसेज डिजोल्व्ड इन द वाटर टेक प्लेस अक्रॉस द गिल्स। अब ये मुंह से सांस नहीं ले सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये जो गिल होते हैं इनसे ये सांस लेते हैं। ठीक है, इनमें जो है बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं। ये ब्लड वेसल्स जो हैं
इन गिल्स से ही क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज यहीं से होता है, गिल्स के थ्रू ही होता है। और कौन सी ऑक्सीजन, और जो वाटर के अंदर डिसोल्व होती है वो। एम्बिफियंस like frog live both water and land. They use different body parts for breathing at various stages of their life. अब जो फ्रोग हैं वो पानी में भी रहते हैं और लैंड पर, वो जो है अलग अलग बॉडी पार्ट्स यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए, अलग अलग उनकी लाइफ के स्टेजेस पर। फॉर एग्जाम्पल टेडपोल ब्रीथ थ्रू गिल्स। अब टेडपोल जो है गिल से सांस लेते हैं क्योंकि वो पूरा टाइम पानी पर रहते हैं, जबकि जब अडल्ट फ्रोग हो जाता है वो लंग्स का यूज़ करता है ब्रीदिंग के लिए। और स्किन भी यूज़ करता है फॉर गैस एक्सचेंज व्हेन दे स्टे इन वाटर। जब पानी में होते हैं तो स्किन का यूज़ करते हैं, और जब वो लैंड पे आ जाते हैं तो लंग्स का यूज़ करते हैं। दिस अडेप्टेशन हेल्प देम सर्वाइव बोथ इन वाटर एंड लैंड। अब ये जो अडेप्टेशन इनका है कि लैंड उसमें रहने की वजह से, तो वो दोनों जगह पर सर्वाइव कर पाते हैं। शोइंग हाउ एनिमल हैव अडेप्टेड ओवर टाइम टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, जिससे पता चलता है कि एनिमल ने किस तरह से दोनों एनवायरनमेंट को, अलग अलग एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लिया है। अर्थवॉर्म यूज देयर मॉइस्ट स्किन। अब जो अर्थवॉर्म होते हैं उनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है उसका यूज़ करते हैं एक्सचेंज करने के लिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। So thus different animal have different breathing mechanism to suit their unique habitats. तो different animal जो है अलग अलग breathing होती है, different style होता है, different breathing mechanism होती है उनकी habitat के according. Apart from the digestive system, the respiratory system, the circulatory system, there are other systems which work in the coordination with each other in the body and perform different function to sustain life. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, और भी सिस्टम है जो हमारी बॉडी को सस्टेन, मतलब ढंग से काम करने के लिए, प्रॉपरली काम करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हर एक एक्शन को, जिसमें जो हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, और बहुत सारे सिस्टम है जो एक साथ काम करते हैं। सो इसके बारे में आप हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे। नाउ इन अ नटशेल, ओवरऑल यहाँ पर बताएंगे क्या क्या पढ़ा। Life processes such as nutrition, circulation, respiration, exertion and reproduction are essential for survival of living beings. Living beings के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। These processes are collectively called life processes. जिसे हम बोलते हैं life processes. The human digestive system consists of an alimentary canal which include the mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus, and it associated parts द लिवर एंड पैनक्रियाज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। द डाइजेस्टिव फूड इज प्रीमरली अब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले वहीं पर वो अब्जॉर्ब हो जाता है। द न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन। तो ब्लड का काम क्या होता है, मोस्टली खाना में से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिले उनको ऑब्जर्व करना और सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना, ताकि उसका जहाँ पे उनकी ज़रूरत है उसका यूज़ हो सके। द लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्व मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग वाटर एंड सम सोल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। तो लार्ज इंटेस्टाइन ये सब चीज़ें करता है। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि काओ एंड गोट्स, इन्हें जो है र्यूमिनेंट्स बोला जाता है, क्योंकि ये अपने खाने को पार्शली च्यू करती हैं और डायरेक्टली स्वेलो कर लेती हैं। और जब वो खाना नहीं खा रही होती, रेस्ट की पोजीशन में होती हैं, सो जो पार्शली डाइजेस्टिव फूड होता है वो वापस इनके मुंह में आता है और उसके बाद वो उसे अच्छे से च्यू करते हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व करती है मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स, इनहेल और आउट ऑफ द लंग्स, एक्सेल। ब्रीदिंग में ये चीज़ होता है। सो द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओकर इन द एल्वोली ऑफ द लंग्स। रेस्पिरेशन यूजेज ऑक्सीजन। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है फ्रॉम इनहेल्ड एयर टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो रेस्पिरेशन में जो है इनहेल्ड एयर होती है, मतलब ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं उसको, और वो क्या करती है, ग्लूकोज को जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक डाउन कर देती है। जो ये प्रोसेस है बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं ऐसी एनर्जी में चेंज हो जाते हैं जिसे हमारी बॉडी यूज़ करती है, उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। द सर्कुलेटरी सिस्टम, अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को एंड ऑक्सीजन को टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, हर एक पूरे पार्ट में। इट इंक्लूड द हार्ट आता है इसमें, जो ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल से और डिलीवरिंग करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की, वाइल ऑल्सो रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो ये सभी काम ये करते हैं।
ब्रीदिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस. डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट ब्रीदिंग मैकेनिज्म अडेप्टेड टू सूट देयर हैबिटेट, जो उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग होती है वैसे ही. उसके बाद है आपके क्वेश्चन आंसर. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द जर्नी ऑफ द फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनल बाय फिलिंग अप द बॉक्सेस with appropriate parts. So mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine and anus. Now Sahil placed some pieces of chapati in test tube A and Neha ने जो है चूड है, मतलब अच्छे से उसने चबा ली है, उनको रखा बी में. एंड संतोषी took boiled and mashed potato in test tube C. All of them added a few drops of iodine solution in test tube A, B and C respectively. What would be their observation? So test tube A, after adding iodine solution, the color of the mixture will turn blue and black, because this is because iodine reacts with starch and turn blue and black. So the chapati contains starch, so the iodine will show the color change in test tube A. टेस्ट ट्यूब बी में क्या होगा, द कलर ऑफ द मिक्सचर विल आइदर शो नो चेंज और अ वेरी फेंट ब्लू ब्लैक कलर. दिस इज बिकॉज द च्यूइंग प्रोसेस एडेड बाय द saliva starts breaking down the starch into simpler sugars which do not react with iodine. So there will be either be no starch left or only a small amount in test tube B. Test tube C, the color of the mixture will turn blue and black. क्यों? Potatoes contain starch, and when iodine is added, it will react with the starch and turn blue-black, just like the test in test tube A. So reasoning, iodine solution react with starch and turn blue and black. In test tube A and C, starch is present, which causes the color change. However, in test tube B, due to the breakdown of starch into simpler sugar by chewing, there is less starch left to react with the iodine, resulting a weak or no color change. What is the role of diaphragm in the breathing? So to filter the air, to produce the sound. तो क्या क्या होता है? So to help in inhalation and exhalation. So diaphragm moves downward. जब इनहेल करते तो नीचे चला जाता है, जिससे कि एक्सपेंड हो जाती है, चेस्ट कैविटी जो है बढ़ जाती है, और मूव्स अपवर्ड, और ऊपर आ जाती है जब एक्सेल होता है, जिससे कि एयर बाहर निकल जाए लंग्स में से पूरी तरह. इनको आपको मैच करना है, नेम ऑफ द पार्ट एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस. जैसे कि नोस्ट्रिल, फ्रेश एयर जो है फ्रॉम आउटसाइड जो है इसमें से आती है. नेजल पासेज में क्या होगा, टाइनी एयर एंड जो है मसल्स हेल्प टू ट्रैप द डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ. विंड पाइप, एयर रीचेज अवर लंग्स थ्रू दिस पार्ट. एल्वोई, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होकर रिब केज प्रोटेक्ट लंग्स. Anil claims to his friend Sanvi that respiration and breathing are the same process. What question can Sanvi ask him to make him understand that he is not correct? So Sanvi can ask the following question to make Anil understand the difference between respiration and breathing. What is the difference between breathing and respiration? Does respiration happen ever when we are not breathing? कैन यू एक्सप्लेन वट हैपन टू द फूड वी ईट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो दिस क्वेश्चन विल हेल्प अनिल अंडरस्टैंड द ब्रीदिंग इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, while respiration is the chemical process where oxygen is used to break down glucose to release energy. Which of the following statement is correct and why? तो इनमें से कौन सी करेक्ट है? सो तनु, वी इनहेल एयर रिच इन ऑक्सीजन. सो ये वाली करेक्ट है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट, बिकॉज द एयर वी ब्रीथ कंटेन 21% ऑफ ऑक्सीजन, मेकिंग इट रिच इन ऑक्सीजन फॉर आवर नीड्स, जो हमारे लिए ज़रूरी है. सो वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट और लैंडन एयर. वट कैन बी द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? तो क्यों करते हैं हम ऐसे, स्नीज क्यों आती है, क्यों छींकें आती हैं? सो व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट एंड लैंडन एयर, वी ऑफन स्नीज फॉर द फॉलोइंग रीजन. Nose irritation. Dust can irritate the inside of our nose, causing the body to react by sneezing. Body defense. Sneezing help the body get rid of the dust, protecting the lungs from harmful particles. ये भी हो सकता है. Cleaning airways. Sneezing clear the dust from our nose and throat. सो स्नीज करने से क्या होता है, डस्ट में जो छोटे मोटे पार्टिकल और थ्रोट में वो क्लियर हो जाते हैं, जिससे कि ईजी हो जाता है सांस लेना. Paridhi and Anusha of grade 7 started running for their morning workout. After they completed their running, they counted their breath per minute. Anusha was breathing faster than Paridhi, provided at least two possible explanations for why Anusha was breathing faster than Paridhi.
सो हेयर आर टू सिंपल रीज़न वाई अनुषा वॉज ब्रीदिंग फास्टर देन परिधि। तो दो रीज़न हो सकते हैं, या तो वो जल्दी भाग रही थी, अनुषा मे हैव बीन रनिंग फास्टर और वर्किंग हार्डर विच मेक्स हर बॉडी नीड मोर ऑक्सीजन, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी सांस ले रही थी, या फिर फिटनेस लेवल, अनुषा माइट नॉट बी एज फिट एज परिधि सो हर बॉडी हैज़ टू वर्क हार्डर मेकिंग हर ब्रीथ फास्टर। So in short, Anushka might have a run faster or her body need more oxygen, which made her breathe faster than Paridhi. Yadu conducted an experiment to test his idea. He took two test tubes A and B and added a pinch of rice flour to the test tube, half filled with water and stirred them properly. ठीक है, आधा पानी में से, तो उसमें जो है टेस्ट ट्यूब में उसने थोड़ा सा जो है राइस डाला, राइस फ्लावर जो है टेस्ट ट्यूब में डाला और उसमें आधा पानी डाल के उनको अच्छे से मिला लिया। टेस्ट ट्यूब बी में उसने क्या किया, उसने जो है सलाइवा के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए। ही लेफ्ट द टू टेस्ट ट्यूब फॉर 35 to 45 मिनट्स। आफ्टर दैट ही एडेड आयोडीन सोल्यूशन इनटू बोथ द टेस्ट ट्यूब। तो क्या हुआ होगा, सो टेस्ट ट्यूब ए में क्या था, सलाइवा नहीं था। सो आफ्टर एडिंग आयोडीन, अगर आयोडीन डालते हैं स्टार्च वाले में तो क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर आएगा, तो वही हुआ। द वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए विल टर्न ब्लू एंड ब्लैक इंडिकेटिंग द स्टार्च इज प्रेजेंट इन द राइस। टेस्ट ट्यूब बी में क्या हुआ, जिसमें सलाइवा था, सो आफ्टर एडिंग आयोडीन द वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी विल शो लिटल टू और नो कलर चेंज, suggesting that the starch has been broken down by enzyme एमलाइज इन द सलाइवा। जो सलाइवा में एंजाइम थे उसकी वजह से जो उस खाने का या राइस का जो स्टार्च था वो छोटे छोटे पार्ट में ऑलरेडी टूटकर शुगर में कन्वर्ट हो चुका है। सो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। बाय परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट याडू टेस्टेड द इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन द ब्रेक डाउन ऑफ द स्टार्च इन राइस फ्लावर। तो उसमें ये भी देखा कि सलाइवा ने किस तरह से स्टार्च के राइस फ्लावर में जो स्टार्च था उसको ब्रेक डाउन किया। द आयोडीन टेस्ट विल शो वेदर स्टार्च इज प्रेजेंट इन द राइस फ्लावर इंडिकेटिंग वेदर इट वॉज ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम इन द सलाइवा। तो इससे एक ही चीज़ हो रही है कि या तो हमें पता चलता है कि आयोडीन है या नहीं, या फिर ये बोल सकते हैं कि हमें इससे ये क्लियर हो गया कि सलाइवा होने से, मतलब सलाइवा से जो है स्टार्च उसमें ईजिली जो है शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च नहीं बचता है। Now Rakshita designed an experiment taking two clean test tube A and B and filled them with lime water as shown in the figure. In test tube A, the surrounding air that we inhale was passed on sucking air from the pipe. And in the test tube B, the exhaled air was blown through the pipe. What do you think she is trying to investigate and how can you confirm it? सो यहाँ पर देखो क्या कर रही है, जो यहाँ पर एयर आ रही है वो इसको इनहेल कर रही है, और इसमें क्या कर रही है, वो एक्सहेल कर रही है और फिर वहाँ से एयर जा रही है। तो इसमें वो क्या करना चाहती है, सो रक्षिता इज इन्वेस्टिगेटिंग द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। तो वो इन्वेस्टिगेट करी कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है जितना हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं उसमें। सी कैन कन्फर्म हर फाइंडिंग बाय इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग फ्रॉम द ट्यूब्स। टेस्ट ट्यूब ए इनहेल्ड कर रही है वो, व्हेन द एयर वी ब्रीथ इज पासेस थ्रू लाइम वाटर देयर विल लाइकली बी नो कलर चेंज। कोई कलर चेंज नहीं होगा बिकॉज द एयर वी इनहेल हैज़ वेरी लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, तो इसमें से आ रहा है, इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो इस वजह से इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। जबकि जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें क्या होगा, व्हेन एक्सहेल्ड एयर पासेस थ्रू लाइम वाटर, जब वो लाइम वाटर से जाएगी तो हम जो ब्रीद आउट करते हैं तो उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सो लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाएगा, किसकी वजह से, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से इन द एक्सहेल्ड एयर। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद लाइम वाटर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है लाइम वाटर के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसकी वजह से उसका कलर मिल्कीनेस में आ जाता है। सो ऑब्जर्व क्या किया है इसमें, कंक्लूजन क्या है, सो बाय ऑब्जर्विंग whether the lime water is in test tube B turns milky, Rakshita can confirm that exhaled air contain more carbon dioxide than inhaled air। यानी कि जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें कम कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वजह उसके जो हम एक्सेल कर रहे हैं, तो एक्सेल में तो मोस्टली हम ज़्यादातर कौन सी जो है गैसेस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।